साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण मई 2021 का सार संग्रह, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, एसआई, हर एक परीक्षा के लिए प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़ना चाहिए। किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई आपको ये सजेशन जरूर देगा कि प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़िए। और उसमें से भी जो सार संग्रह के प्रश्न आते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। तो उन्हीं सार संग्रह के प्रश्नों को हम लेकर के आ गए हैं। आपको प्रतियोगिता दर्पण में वन लाइनर फैक्ट दिए रहते हैं, लेकिन हम उस वन लाइनर फैक्ट के साथ साथ में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको देते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। आज हम यहां पर ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न आपके प्रतियोगिता दर्पण मई 2021 न्यू वाली में दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन AYLA की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। तो देखिए महात्मा गांधी ने 1918 में AYLA की स्थापना की थी। AYLA का नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। जैसा कि आपको पता है अहमदाबाद में जो मिल मजदूर हुआ करते थे उन पर बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ करता था, लेकिन उस समय कोई एसोसिएशन नहीं थी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आपको अपने अन्यायों से बचना है, ठीक है, तो आपको एक एसोसिएशन जरूर बनानी पड़ेगी, एक साथ होकर के आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए महात्मा गांधी ने जो है 1918 में AYLA की स्थापना की थी। एक एक फैक्ट को आपको लिखते हुए भी चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 2 है, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है? सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ऐसे ही कथन जो है वो आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी का यह कथन है कि देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। अब देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि आनंद मठ की स्थापना भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जिसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा था, जो कि बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया वंदे मातरम को। और इनकी एक किताब बहुत बार पूछी जाती है, तो दुर्गेश नंदिनी एक किताब इन्होंने लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कभी कभी कहा जाता है। तो इनकी इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, दुर्गेश नंदिनी नाम की पुस्तक किसकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, किस मुस्लिम समाज सुधारक ने खुद को मसीह ए माउद एवं श्री कृष्ण का अवतार होने का दावा किया था? किसने यह कहा था कि मैं मसीह माउद हूं और श्री कृष्ण का अवतार भी हूं? सही आंसर है गुलाम अहमद कादियानी ने। देखिए गुलाम अहमद कादियानी की बात कर लेते हैं। तो ये अहमदिया धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए थे, अहमदिया धार्मिक आंदोलन के ये अनुयायी थे, ठीक है। इन्होंने 1836 में ये जो है गुरदासपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये कादियान, गुरदासपुर का एक जगह है कादियान, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, इसी वजह से इन्हें अहमद कादियानी भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया था कि बाद में लोगों ने भी माना कि ये मोहम्मद साहब पैगंबर के एक अवतार थे, ठीक है। और ये खुद भी कहते थे कि हम जो है मसीह माउद यानी मोहम्मद साहब पैगंबर के अवतार हैं और श्री कृष्ण के भी अवतार हैं, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। गुरदासपुर कादियान जिले से ये संबंध रखते थे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्रिप्स प्रस्ताव को किसने आगे की तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं? कंफ्यूज होते हैं गांधी जी और नेहरू जी में। आपको याद रखना है गांधी जी ने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। और बाकी का जो आपका जोड़ा गया था यानी जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। तो आपसे सीधे जब पूछा जाए कि क्रिप्स प्रस्ताव को आगे की तिथि का चेक और जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ये पूरा वक्तव्य अगर आए तो आपको जवाहरलाल नेहरू लगाना है। और अगर सिर्फ इतना आए कि आगे की तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है, तो आपको महात्मा गांधी लगाना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो देखिए किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली बार गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। सही आंसर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। चलिए इनके बारे में कुछ आपको बता देते हैं। तो जो महेंद्र प्रताप सिंह है ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही साथ पत्रकार थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निर्वासन में भारत सरकार के रूप में कार्य किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में जो है इन्होंने भारतीय सरकार की कार्यकारी बोर्ड का गठन किया था। तो विदेश में जाकर के भारत के कार्यकारी बोर्ड का गठन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है। आपको यह बात याद रखना है। बाद में भारत सरकार ने इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो अगर आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाए गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किसने की थी, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। कहां पर? जापान में की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं।
देखिए ये प्रश्न आपको प्रतियोगिता दर्पण में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो अतिरिक्त जानकारी है उसको आपको परेशानी हो जाएगी ढूंढने के लिए, ठीक है। इसलिए हम ये सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं, एक एक्स्ट्रा वीडियो में इसलिए लेकर के आए हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में वन नियमों की अवहेलना कहाँ पर की गई थी? तो सही आंसर है महाराष्ट्र और कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस का मतलब ये अपना जो मध्य प्रदेश वाला भाग था, यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वन नियमों की जो है उल्लंघना मतलब की अवहेलना की गई थी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। देखिए 2 मार्च को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा था कि ये जो नमक कानून वगैरह आ रहा है ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, आप इसके बारे में हमें बताइए क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन इरविन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तब गांधी जी ने कहा कि मैंने बड़े प्रेम से इनसे प्रश्न पूछा था, लेकिन इन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। अब हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करेंगे। और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, जहां पर 78 अनुयायियों के साथ में महात्मा गांधी जी ने दांडी में जाकर के नमक कानून तोड़ा था। बाकी सारी जानकारी आपको पता ही, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सही आंसर है तेज बहादुर सप्रू ने। देखिए जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो उसमें अलग अलग फेडरेशन सब लोग मिल करके जो है नेहरू रिपोर्ट का जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी उसकी जानकारी लेते थे, उसकी जाँच करते थे कि ये चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो लिबरल फेडरेशन था उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने जो है लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो देखिए असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण था, मतलब कि मेन कारण क्या था उस समय जो है असहयोग आंदोलन चालू करना पड़ा था? तो सही आंसर है खिलाफत के प्रति अन्याय। यानी कि जैसे कि आपको पता है तात्कालिक कारण क्या था? जो रोलेट एक्ट था, जिसे बिना दलील बिना अपील का कानून कहा जाता था, उसके विरोध में ये लोग जो है अपना जो है मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। जलियांवाला बाग में आपको पता ही है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जनरल ओ डायर ने आकर के गोलियां बरसा दी थी और 13 अप्रैल 1919 का ये दिन था जहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग मारे गए थे, ठीक है। तो उसी के विरोध में फिर क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चालू किया गया था इसी के विरोध में कि जो है आपने एक मतलब निहत्थी भीड़ पर इतना ज़्यादा आपने अत्याचार किया है। तो फिर 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित किया गया और दिसंबर 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। कहाँ पर? तो नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई। देखिए प्रस्तावित कब हुआ? 4 सितंबर 1920 को, और जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था दिसंबर 1920 में, उसकी पुष्टि कर दी गई। और 1920 और 1921 में जो है आपका जो है ये आपका असहयोग आंदोलन यहाँ पर चालू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए नंबर 9, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? जो जहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था वो कहां पर होना था, यह आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर है सेंट जेम्स पैलेस में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे गोलमेज सम्मेलन ही क्यों कहते थे? तो एक गोल मेज हुआ करती थी जिसके चारों तरफ बुलाए गए प्रतिनिधि बैठते थे, इस वजह से इसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 है, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? सही आंसर है कैप्टन मोहन सिंह जो हैं वो प्रथम सेनापति थे आज़ाद हिंद फौज के, और यही इसके फाउंडर भी थे, ठीक है। संस्थापक भी आज़ाद हिंद फौज के यही थे, ठीक है। देखिए 1 सितंबर 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन काम क्या था, किस लिए प्रसिद्ध थी ये? तो गुरिल्ला पद्धति से जो है ये छापा मार जो है कार्रवाई करते थे, इस वजह से जो आज़ाद हिंद फौज जो है वो प्रसिद्ध थी। 1943 में इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आकर के ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको प्रतियोगिता दर्पण में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो अतिरिक्त जानकारी उसके साथ में होती है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कल हम आपके लिए भारतीय इतिहास लेकर के आएंगे जो कि आपका प्रतियोगिता दर्पण में ही दिया हुआ है, सार संग्रह 2021। सार संग्रह पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं। बाकी हम आपके एमपीपीएससी की प्रैक्टिस सेट हमने सारे चालू कर रखे हैं, आप एक बार एमपीपीएससी की प्रैक्टिस सेट जाकर के जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको एमपीपीएससी के हर एक यूनिट के प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए डिटेल में 360 डिग्री करंट अफेयर लेकर के आते हैं, जिसमें करंट अफेयर के प्रश्नों की जानकारी डिटेल में आपको दी जाती है। आज भी हमने अपलोड किया है, आप जाकर के देख सकते हैं, हर एक प्रश्न की डिटेल में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।